तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जियों की 3 ऐसी फसलों के बारे में जिनकी खेती अगर आप पूरे नवंबर माह में करते हैं तो ये तीनों सब्जियां आपको काफी जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती हैं, क्योंकि इन तीनों ही सब्जियों के आपको जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे और जबरदस्त ये सब्जियां आपको उत्पादन देंगी और काफी कम खर्चे में इन सब्जियों को आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि इन तीनों सब्जियों की फसलों के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा और तीनों सब्जियों की टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों वैसे तो नवंबर का महीना ऐसा है जिसमें काफी कम तरह की सब्जियां लगाई जाती हैं, क्योंकि इस समय पे नवंबर माह में ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, अगेती सब्जियों का चुनाव करते हैं और अगेती सब्जियों में किसानों का खर्चा जो हो जाता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। यानी कि अगेती सब्जियों को लगाने के लिए लो टनल लगाना पड़ता है और लो टनल का जो खर्चा होता है वो काफी ज्यादा होता है और उसके बाद में और खर्चे होते हैं, प्लास्टिक मल्च वगैरह। कहने का मतलब है कि नवंबर माह में अगेती सब्जियों पे होने वाले खर्चे काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से जो नए किसान हैं या ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती है। उन किसान भाइयों के लिए यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों की फसलें बता रहा हूं जिनमें आपको काफी कम खर्चे की जरूरत पड़ेगी, यानी कि लो टनल वगैरह का आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी कम खर्चे में उन सभी सब्जियों को आप लगा सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यहां पर नंबर 1 पर तो दोस्तों हम बात करेंगे कम खर्चे में और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल। इस समय पर आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। नवंबर माह में या अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो यकीनन जब आपकी फूल गोभी हार्वेस्टिंग पे आएगी जबरदस्त मंडी भाव आपको फूल गोभी की फसल से मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, फूल गोभी की अगेती खेती करते हैं और उसके बाद में नवंबर और अक्टूबर माह में किसान भाई जो है फूल गोभी की खेती का काफी कम चुनाव करते हैं, अगेती सब्जियों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अगेती सब्जियों की खेती बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से फूल गोभी की खेती करने वाले किसान काफी कम है नवंबर माह में। और जिस समय पे नवंबर वाली फूल गोभी आपकी मार्केट में जाएगी उस समय पे मार्केट में फूल गोभी की जो आवक होगी वो काफी कम होगी। इस वजह से आपको इसके मंडी भाव उस समय पे काफी शानदार मिलेंगे और सर्दियों में यानी कि नवंबर माह में लगाई गई फूल गोभी का उत्पादन भी आपको काफी जबरदस्त मिलेगा। जितना आपका उत्पादन अगेती फूल गोभी का होता है उससे 1.5 से 2 गुना तक ज्यादा आपको इससे उत्पादन मिलता है, क्योंकि इस समय पे लगाई गई फूल गोभी की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। टेम्परेचर और क्लाइमेट अनुकूल होने की वजह से फूल की जो साइज है वो काफी अच्छी होती है और फूल की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। इस वजह से आप इस समय फूल गोभी की फसल का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने नर्सरी डाल ली है तो अच्छी बात है, नवंबर में आप प्लांटेशन करें, और अगर नहीं डाली है तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक या फिर नवंबर के मध्य तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अच्छी वैरायटियों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। सेमिनस की फोर्टिजा वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी एरिया में है, फोर्टिजा वैरायटी का आप वहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं। आसानी से आपको मिल जाएगी, काफी जबरदस्त फूल की क्वालिटी मिलेगी, फूल का वजन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा और इसका उत्पादन जो है वो भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी जो वैरायटी है वो है सीजंटा की सुहासिनी वैरायटी। 15 नवंबर तक आप इसकी भी नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। और अगर आपके पास फिलहाल टाइम है तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप नर्सरी डाल लेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह बाद में नवंबर में काफी कम हो जाते हैं। इस वजह से जर्मिनेशन में भी थोड़ा टाइम लग जाता है और प्लांटेशन में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। इस वजह से आप इसकी नर्सरी जो है अब जो है थोड़ा जल्दी करके डाल लें। अगर आपने नहीं डाली है तो बिल्कुल भी आप लेट नहीं है, नवंबर के पहले सप्ताह तक या मध्य तक डाल सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में डालेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। महीने भर बाद में आपकी फूलगोभी का प्लांटेशन हो जाएगा और जिस समय पे आपकी फूलगोभी मार्केट में आएगी जबरदस्त मंडी भाव आपको इसके मिलेंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको फूलगोभी की फसल से जबरदस्त उत्पादन लेने का मूल मंत्र भी बता देता हूं। फूलगोभी की फसल से अगर आपको जबरदस्त उत्पादन लेना है ना तो प्लांटेशन से पहले आप सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में जरूर डालें। वैसे तो गोबर की खाद बाकी सभी सब्जियों में डालनी जरूरी होती है, लेकिन फूलगोभी की फसल में गोबर की खाद सबसे ज्यादा काम करती है और सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलता है इससे और उत्पादन की क्वालिटी में भी सुधार होता है। आपकी फूलगोभी काफी हेल्दी रहेगी, ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी, जबरदस्त उत्पादन आपको फूलगोभी की फसल से मिलेगा अगर आप
गोबर की सड़ी हुई खाद अगर इसमें डालेंगे, मतलब अच्छी मात्रा में डालेंगे, अच्छी मात्रा का मतलब है 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली, आप 6 ट्राली मान के चलिए, 6 ट्राली 1 एकड़ में आप डाल दीजिए। लेकिन गोबर की खाद आपकी एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए, कच्चा गोबर आपको बिल्कुल भी नहीं डाल देना है। अगर आप कच्चा गोबर डाल देंगे तो आपकी फूलगोभी की फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप हो सकता है, यानी फंगस वगैरह की दिक्कत आ सकती है। इसलिए कच्चा गोबर तो आपको डालना नहीं है, लेकिन सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से 6 ट्राली आप जरूर डालें, जबरदस्त उत्पादन मिलेगा। उसके बाद में 2-3 कल्टीवेशन करें और 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना के और उसके बाद में फूलगोभी का आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और जो किसान भाई क्यारियां बनाकर करना चाहें या सिंपल और साधारण विधि से या फव्वारा विधि से फूलगोभी की खेती करना चाहें तो भाई आसानी से आप कर सकते हैं। क्योंकि जो नए किसान हैं वो पूछते रहते हैं अक्सर मुझे, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, फूलगोभी की फसल को आप फव्वारा विधि से भी आसानी से कर सकते हैं और क्यारियां बनाकर भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन है वो बेड बना के इसकी खेती करें, अदरवाइज आप जो है सीधी पड़ी जमीन में ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। फव्वारा इरिगेशन से भी इसका जबरदस्त उत्पादन मिलता है, अच्छा उत्पादन मतलब इससे भी लिया जा सकता है। और अगर आप सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती कर रहे हैं, यानी कि पड़ी जमीन में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो आप इसका प्लांटेशन जो है प्लांट से प्लांट की जो दूरी है आपकी वो तो आपको 1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको 2 फीट रखनी है। अगर आप बेड बनाकर इसकी खेती नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है 3-3 फीट का डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं है, 2-2 फीट का आप डिस्टेंस रखें, लेकिन 2 फीट से कम भी आपको नहीं रखना है। क्योंकि सर्दियों में फूलगोभी की जो ग्रोथ होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस समय पर लगाई जाने वाली वैरायटियां जो होती है उनके प्लांट की साइज भी काफी अच्छी हो जाती है और मौसम जो होता है वो भी फूलगोभी के काफी अनुकूल होने की वजह से प्लांट जो है वो काफी हैवी हो जाते हैं। इस वजह से आपको इतना जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया है वो आपको मेंटेन करके रखना है, इस हिसाब से आपको प्लांटेशन करना है। तो बेड बनाकर अगर आप कर रहे हैं तो 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाना है और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पे आपको प्लांटेशन करना है। और अगर आप जमीन पे कर रहे हैं, सिंपल और साधारण विधि से कर रहे हैं, तो 1-1 फीट की दूरी पे प्लांटेशन करें और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आप 2-2 फीट रखें। और दोस्तों प्लांटेशन से पहले रासायनिक खाद उर्वरकों के कुछ बेसल डोज जो है वो भी आपको जरूर डाल देने हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको 50 से 60 केजी काम में लेनी है डीएपी खाद और उसी के साथ में 20 से 25 केजी यहां पर जो है आपको यूरिया खाद काम में लेनी है और 20 से 25 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लेना है। ये खाद उर्वरक आप जरूर डाल दें और ये खाद उर्वरक डालने के बाद में आप आखिरी 1 या 2 कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना के और उसके बाद में आप बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करें। इस तरीके से आप जो है फूलगोभी की खेती बताए गए समय पे और बताए गए तरीके से करेंगे और जो वैरायटियां मैंने आपको बताई है उन वैरायटियों को सिलेक्शन करेंगे तो जबरदस्त उत्पादन मिलेगा आपको और मंडी भाव भी आपको काफी शानदार मिल जाएंगे उस समय पर जिस समय पे आपकी फूलगोभी हार्वेस्टिंग पे आएगी। दोस्तों हमारे काफी नए किसान जो है वो कमेंट करके अक्सर पूछते रहते हैं कि हमें फूलगोभी की फसल में प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और अगर करना है तो कौन सी प्लास्टिक मल्च लगानी चाहिए। तो देखिए अगर आप फूलगोभी की खेती कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सीजन में कर रहे हैं, चाहे आप गर्मियों में कर रहे हैं, चाहे आप बरसात के दिनों में कर रहे हैं या फिर आप चाहे सर्दियों में कर रहे हैं, फूलगोभी की फसल में प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं है। इसका खर्चा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई काम नहीं करेगी फूलगोभी की फसल में प्लास्टिक मल्च, टोटल आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। इस वजह से आपको प्लास्टिक मल्च फूलगोभी की फसल में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप सर्दियों में ही इसकी खेती क्यों ना करें। तो प्लास्टिक मल्च का आपको इसमें खर्चा नहीं करना है। दोस्तों अगली जो फसल है वो है नवंबर माह में आप 56 कद्दू की खेती कर सकते हैं और पूरे नवंबर माह में कर सकते हैं। आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं और अगर अभी आपके पास समय है या जमीन खाली हो चुकी है आपकी तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अदरवाइज पूरे नवंबर माह में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको जबरदस्त ये भी आपको काफी अच्छे मंडी भाव देकर जाएगा 56 कद्दू, उत्पादन भी इसका आपको काफी शानदार मिल जाएगा और इसकी खेती में भी आपको कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली मतलब प्लास्टिक मल्च वगैरह तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा, लेकिन बीज का जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा कम होता है इसका। दोस्तों 56 कद्दू की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो यहां पर आप पाहुजा कंपनी की डोन 17 वैरायटी आती है, इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इजीली आपको ये आपके एरिया में मिल जाएगी। इसके फल की जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है और उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। इस वजह से आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। नवंबर माह में आप इसकी बुआई कर दीजिए या फिर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आप इसकी बुआई कर दीजिए। बुआई करने से पहले अगर आप बेड बना के इसकी खेती कर रहे हैं, देखिए सिंपल और साधारण विधि से खेती करेंगे इसकी तो आपको इससे कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा।
इसलिए आप इसकी खेती बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिलेगी। इस वजह से मंडी भाव भी आपको ठीक ठाक मिलेंगे, इसके काफी अच्छे मिलेंगे। मतलब तो इसकी खेती करने के लिए आप लाइन से लाइन की जो दूरी है वो कम से कम 4 फीट रखें, यानी कि बेड से बेड की दूरी आपको 4 फीट रखनी है। और उसके बाद में सीड शोविंग जो है वो आपको करनी है 1-1 फीट की दूरी पर। मतलब प्लांट से प्लांट की दूरी होगी 1 फीट और लाइन से लाइन की जो दूरी होगी वो होगी 4 फीट। इस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए भी आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालें 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से। यूरिया खाद जो है वो आप डालें 20 से 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ में जो डीएपी खाद है वो आप डालें 40 से 45 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, ये आप डाल दीजिए। और इसी के साथ में एमओपी पोटास भी आप डाल दीजिए 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। सारे खाद उर्वरकों को मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन जब आप करें उससे पहले आप बिखेर दीजिए। और उसके बाद में जो है 1-2 कल्टीवेशन करके खाद उर्वरकों को अच्छे से जमीन के अंदर मिक्स करके और उसके बाद में बेड राइजर या बेड मेकर की सहायता से आप जो है वो बेड बना लीजिए 4-4 फीट की दूरी पर। चप्पन कद्दू की खेती करने के लिए आपको प्लास्टिक मल्च की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो अगर आप सर्दियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च लगाना आपको काफी ज्यादा अनिवार्य है। इस वजह से टेम्परेचर भी काफी अच्छे से मेंटेन रहेंगे, क्योंकि बाद में पाले वगैरह भी गिरेंगे तो हो सकता है आपका छप्पन कद्दू पाले की चपेट में भी आ जाए। तो जब वैसे तो छप्पन कद्दू सर्दियों की फसल होती है, इस वजह से सर्दियों से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा पाले वगैरह जब गिरते हैं उस समय पे आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। उस समय पे आप जो है थोड़ा सा लोटनल वगैरह लगा लीजिएगा। मतलब लास्ट की 1-2 हार्वेस्टिंग के समय आपको जो है लोटनल वगैरह लगाना पड़ सकता है, क्योंकि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर जनवरी के पहले सप्ताह तक जो है या मध्य तक जो है पाले वगैरह गिरते हैं। उस समय पे आपको थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भी आपको छप्पन कद्दू काफी ज्यादा उत्पादन दे चुका होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको उत्पादन मिलता रहेगा। इस वजह से अगर आप मंडी भाव अच्छे मिल रहे हो और उत्पादन भी ठीक ठाक उस समय मिल रहा हो आपको, तो थोड़ा सा आपको लोटनल का खर्चा उस समय पे करना पड़ सकता है। तो जब पाले वगैरह गिर रहे हैं तब आपको सर्दियों से इसको थोड़ा सा जरूर बचा लेना है। बाकी उत्पादन इसका काफी शानदार मिलेगा और मंडी भाव भी उस समय पे आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। काफी जबरदस्त मुनाफा छप्पन कद्दू की फसल आपको इस समय लगाने पर देके जा सकती है। दोस्तों, अगली जो फसल है सबसे ज्यादा मुनाफे वाली और कम खर्चे में, यानी कि बिल्कुल भी कम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई ज्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं और सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं, वो इस फसल का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि इस समय पे आप हरे प्याज की खेती कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जबरदस्त मंडी भाव देके जाएगा, यानी कि 20, 25, 30 रुपए केजी तक के आराम से आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे, वरना 20 रुपए मिनिमम तो आप इसके मंडी भाव जो है वो मान के चल सकते हैं। और उत्पादन भी इसका काफी शानदार निकल के आता है और कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं। ना ही तो आपको इसमें बेड बनाने पड़ेंगे, ना ही कोई प्लास्टिक मल्च की जरूरत पड़ेगी और ना ही ड्रिप इरिगेशन की जरूरत पड़ने वाली है। सिंपल और साधारण विधि से जो है 1-2 आप जो है कल्टीवेशन कीजिए और उसके बाद में छिड़काव विधि से बीज को छिड़क दीजिए और उसके बाद में फव्वारा इरिगेशन से सिंचाई करते रहें और उसके बाद में आपको इससे जल्दी उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। हार्वेस्टिंग कीजिए, डेली मंडी में पहुंचाइए, अच्छे मंडी भाव इससे आपको मिलते रहेंगे। डेली इनकम, मतलब डेली इनकम देने वाली फसल है और अच्छे मंडी भाव मिलने की वजह से अच्छा प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। इस वजह से आप अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या फिर नवंबर के मध्य तक आप जो है इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट इससे भी आपको मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 सब्जियों की फसलों के बारे में बताया है और तीनों सब्जियां की फसलें काफी कम खर्चे में और कम समय में आपको अच्छा मुनाफा देके जा सकती हैं। इस वजह से इन तीनों सब्जियों की खेती करके एक अच्छा प्रॉफिट आप सब्जियों की फसलों से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।